बच्चों आवाज आ रही है? सब कुछ ओके? पढ़ा दे। आज तो न्यू टॉपिक होगा, प्राकृतिक वनस्पति। मिट्टी वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था, मुझे बहुत अच्छे से बताइए। और लिखा के पढ़ाऊंगी। कभी सोचो पीडीएफ लगी है कि मैम लिखा के नहीं पढ़ाओगी क्या। ये तो बस ये बता रही हूँ कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, बस। फिर उसके आगे हम लिख कर ही पढ़ेंगे। जी। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति होगेगा, ये अपने आप उगेंगे। जैसे पेड़ पौधे होते हैं अपने घर की हमारी फुलवारी होती है, तो हम उसमें हम खुद हेल्प करते हैं कि ताकि अच्छे से उन्हें पानी देंगे, बीज देंगे और यूरिया वूरिया डालेंगे, अच्छे से उनमें सब कुछ करेंगे कि भैया जिससे कि अच्छी से खेती हो सके है। लेकिन ये तो ऐसे होते हैं, मतलब कि बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप उगेंगे। ऐसी, चाहे वो झाड़ झंकाड़ हो, लताएं हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसी वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। मतलब उन सभी, मतलब डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि उन सभी पेड़ पौधों को कहेंगे जो कहीं भी उग जाएंगे, किसी भी स्थान पर, XYZ, है ना। और मानवीय उसमें रोल कोई होगा नहीं कि हाँ हम उसमें पानी डाल रहे हैं, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं ना, खुद उगेंगे, सेल्फ हेल्प। इस तरह वनस्पति अपने आप मिट्टी, जलवायु और वर्षा जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद ही उपजेगी वो। अब इसमें क्या क्या होगा प्राकृतिक वनस्पति में? जंगल, घास के मैदान और झाड़ियां, ये सब शामिल हो सकते हैं। ओके, ये सब शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो, इनको कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे की बात करेंगे। बढ़ा दें आगे? चलो, सबसे पहले तो तुम्हें कुछ वन दिखाती हूँ, कहाँ कहाँ पर क्या क्या वन मिलेंगे। देखो, आप यहाँ जहाँ ये देख रहे हैं ना, ये पर्वतीय वन है। ये डार्क ग्रीन में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये मैंग्रोव वन, क्योंकि मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में उगते हैं तो इस साइड में। ये पीले, जो डार्क पीले कलर है, ये पर्णपाती वन है। और ये हल्का जो तेल वाला कलर है, ये कांटेदार वन। और ये डार्क ग्रीन सदाबहार वन। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर आपको कौन से वन दिख रहे हैं, सदाबहार वन या पर्णपाती वन? थोड़ा सा अपने आप ही यहाँ पर गौर कीजिए कि आपको कौन से वन दिखाई दे रहे हैं, बताओ। हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, ये तो मैं बताना ही भूल गई। और मैं उस वाली क्लास में भी बताना भूल गई, यूपी कांस्टेबल वाली में। जी, सुबह अब मेरी क्लास ना, देखो मेरी छोटी बेटी है, आपको पता है डिस्टर्ब करती है वो ज्यादा, मतलब बच्चे बच्चे परेशान हो जाते हैं थोड़े से। तो ना अब मैं सुबह 6 बजे ही कुछ दिन होगी, क्योंकि ना मेरी बेटी को संभालने के लिए ना कोई मिल नहीं रहा है। अब कोई मिल नहीं रहा है तो तुम आ जाओ संभालने। तो इस वजह से ना फिर इस टाइम क्लास डिस्टर्ब हो रही थी बीच में, क्योंकि अब वो जग जाएगी तो उसे लेगा कौन, वो मेरे पैरों में आती है। मैं जेन्युइन रीजन बता देती हूँ क्या दिक्कत हो रही है ना। तो अब ना जैसे उसके पापा सुबह रहेंगे, क्योंकि उसके ऑफिस जाने का टाइमिंग तो 7-8 बजे है, तो इसलिए सुबह 6 बजे मैं पढ़ा दूंगी, उसके पापा गोद में उसे ले लेंगे और मैं आपको आराम से संतुष्टि से पढ़ा दूंगी। मेरी बेटी भी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ना कोई लड़की नहीं मिल रही। अब मेरे, आपको पता है मेरी पूरी फैमिली गांव रहती है, सास ससुर भी, तो इस वजह से। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा तो आप बता दो टाइमिंग, मैं सही कर दूं। हाँ,
फिर ये मत करना बच्चों की, देखो बताऊं क्यों, थोड़े दिन रिक्वेस्ट है आपसे। बताओ टाइमिंग आप बता दो, उस 6 बजे सब ओके है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ दिन की बात है, या 7-8 दिन की, अगर कोई लड़की उसे देखने के लिए मिल जाएगी ना, तो फिर मैं टाइमिंग तो चेंज ही कर दूंगी, फिर तो वो संभाल लेगी अपना आप। 7 बजे मैंने ना उसकी लगवा ली अपनी यूपी कांस्टेबल की, 7 बजे मैंने यूपी कांस्टेबल की करवा ली। फिर 9 बजे तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे ना, दिक्कत यहाँ पे आ रही है बच्चों। मेरे बच्चों 7 बजे मैंने यूपी कांस्टेबल की क्लास करा ली, 7 बजे मैं लिख दूं। तुम कुछ दिन की बात है, कोई लड़की अगर मिल गई ना उसे रखने के लिए, फिर ये तो 5-6 दिन में शेड्यूल चेंज कर दूंगी। अब कोई लड़की तो मिले उसे संभालने के लिए, बात ये आ रही है। मैम प्रिंसी पाठक, कुछ बच्चे कह रहे हैं 6 बजे मैम करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो और टाइम तो है नहीं, फिर आप बताओ क्या करें। सारे बताओ फिर क्या करें। हम्म। अ, क्योंकि देखो, मैं आपको 2 मिनट का समय इसलिए ले रही हूँ, 6 बजे मैं लूंगी आपकी क्लास एसएससी वाले बच्चों की, 7 AM लूंगी यूपी कांस्टेबल की। है, अब मेरे हस्बैंड फिर घर चले, ऑफिस चले जाएंगे, अब फिर वो आएंगे लौट के रात को 8 साढ़े 8 बजे, तो 8:30 बजे मैंने लेखपाल बैच में लगवा ली, 8:30 से 9:30 लेखपाल वाले बैच में लगवा ली मैंने। कुछ दिन की बात है, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का है एक मेरा बैच, वो मैंने लगवा ली रात के 10 बजे से, 10 से 11। तो बताओ, फिर तो शेड्यूल है ही नहीं ना। अब तुमसे रिक्वेस्ट है, कुछ दिन मान लो ये बात। हाँ, सुबह आपको मैं क्लास कर लूंगी, तो तुम्हें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेगी, तो तुम अपना आराम से कभी भी देख लेना उठ के, 5-6 दिन की बात है बस। है, ठीक है। जिसको बच्चों अगर 6 बजे ये है कि रिकॉर्ड करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, कुछ भी हो रहा है जो भी आपकी परेशानी है, वो बच्चे रिक्वेस्ट है रिकॉर्डेड देख लेना। कुछ दिन बाद है, बस कुछ दिन। नहीं, तुम्हें पता है ना, ठीक है। अब इस बारे में प्लीज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम बच्चे खुद कि मैम आपकी बेटी चिल्ला रही है, रो रही है, फिर मैं वो नहीं चाहती ये सब हो आपके साथ, है ना। बेटी को बिल्कुल, बेटी अपने पापा के पास सोते है कि हम भैया इतने अपना क्लास कर लेंगे बढ़िया करके। 6 बजे कोई करंट अफेयर्स की क्लास के लिए अगर परेशान है, तो उसको उसको आप मेरी क्लास रिकॉर्डेड देख लेना। मेरी क्लास 6 बजे मत लेना, आप सर की क्लास ले लेना, करंट अफेयर्स वाले सर की, रिक्वेस्ट है। हम्म। कोई बात नहीं, आपको जब आपको टाइम मिले मेरी क्लास तब देख लेना, 8-9 दिन की बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। फिर मैं उसी टाइम में ले आऊंगी आपकी क्लास, शाम में 5 बजे। कोई लड़की मिलने दो पहले। देखो मैंने पूरी जेन्युइन आपको बात बता दी, भाई ये दिक्कत है, ससुराल वाले वहां रहते हैं, तो बस, है ना। तो अब तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और करंट अफेयर्स की क्लास आप लाइव ले लो, मेरी क्लास आप बाद में देख लो, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड पड़ी हुई रहेगी। क्लियर, है ना। तुम भी मम्मी के लिए रोए हो, देख लो, मेरी बेटी भी मेरे लिए रोती है, पैरों में पड़ जाती है। तो ये है बात, मैंने बड़ी सोच समझ के शेड्यूल निकाला है, मैं खुद बड़ी टेंशन में थी इन चीजों को लेकर। करंट अफेयर्स को आप लाइव ले लीजिएगा, मेरी क्लास आप जो 6 बजे होगी, वो वो क्या करोगे, रिकॉर्डेड देख लेना। अंकित फिर कौन लेगा मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड तो रात में आएंगे ना 9 बजे, गाजियाबाद से आते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हो गया, मान गए अब तुम सब। देख लो, मैंने तुम्हें इतने मिनट मना लिया, अब मत कहना रिकॉर्डेड, जो बच्चे करंट अफेयर्स की क्लास ले लेना। धानिया जी, 4-5 दिन की बात है मेरी बच्ची, है ना। अब तुम कर लो, देखो अब मैं तुम्हें, रिक्वेस्ट है, प्लीज गुस्सा मत करना कोई भी, है ना। रिक्वेस्ट है आप सबसे, 4-5 दिन थोड़ा सा मेरे लिए करो इतना मैनेज।
छोटी बच्ची है, तुम्हारी ही कुछ लगती होगी। तुम अपनी बहन बहन समझ के जो भी मानोगे उसे, मेरी बेटी को, उसके लिए आप रहम कर लो बस अब। ये पर्वतीय वन है, ये पर्वतीय वन, ये सदाबहार वन, ये डार्क वाले, और ये पर्णपाती वन। आप देख रहे हो ना, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बच्चों आपको क्या दिख रहा है? पर्णपाती वन। तटीय क्षेत्रों में जहां ब्लैक कलर आपको दिख रहा है वहां मैंग्रोव वन मिलेंगे, और यहाँ मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन मिलेंगे। ओके, इतनी बात ध्यान रखना। यहाँ पे आपको मैंने वनों का मैप दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, ये तो तुम्हें दिखा दिया कि भारत में किस किस जगह कौन कौन से वन दिख रहे हैं। अब मैं इन्हें पढ़ा देती हूँ अच्छे से। तो वनस्पति के प्रकार की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, इनके बारे में हम बहुत सारी चीजें भी लिखेंगे। जी। चलो, तो अब डालो वनस्पति के प्रकार। है ना? कहाँ? भारत के संदर्भ में। ठीक है, वेजिटेशन टाइप्स, with reference to India। विद रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, लिखा। अब सबसे पहले डालो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब मुझे ये बात ना सारे बैच में बतानी थी, वो तो तुम्हारे बैच में याद आ गई। कल ना सभी बैच की टाइमिंग ना चेंज है। अब कोई ना, चलो बता देंगे। ठीक है, प्लीज नाराज मत होना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कैसे है? जहां वर्षा ज्यादा होगी ना, ये वहां वन पाए जाते हैं ये वाले। तो आप बोलोगे ये वर्षा वन है, यानी वर्षा वन का मतलब जहां बहुत ज्यादा वर्षा होगी वहां पाए जाएंगे वर्षा वन। रेन फॉरेस्ट। ठीक है, वर्षा वन हो गया। कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे भूमध्य कौन सी रेखा के आसपास मिलेंगे, ये पूछा जाएगा। तो आप बोलना ये ना मिलेंगे भूमध्य रेखा के आसपास। नियर द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर, जहां ऊंचा तापमान होगा, हाई टेम्परेचर, और साल भर बहुत ज्यादा वर्षा होगी, ये वन आपको वहां मिलेंगे जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ऊंचे तापमान, क्यों, तो क्या लिखोगे ये? आप सिंपल सी लैंग्वेज लिखना, ऊंचे तापमान और साल भर भारी वर्षा वहां मिलेंगे। भर भारी वर्षा। और कहाँ मिलेंगे? साल भर जहां बहुत तेज वर्षा होगी, हाई टेम्परेचर
and heavy rainfall. वहां ये आपको मिलेंगे और यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे और घने होते हैं। Trees are very tall and dense. ठीक है, ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। भर हरे भरे रहते हैं। एंटायर फॉरेस्ट इज एवरग्रीन। है ना भैया, बारिश इतनी पड़ेगी, पेड़ पौधे मतलब टूटते नहीं है, इनके टूटेंगे तो मतलब दूसरे पेड़ों की पत्तियां निकल आएंगी। ये सब ना तो ऐसे लगेंगे कि ये कभी वैसे नहीं होते। चंदन मेरे भाई, क्या बात होगी? जी भाई चंदन कुमार जी, बोलिए। हाँ जी, चले, हो गया यहाँ तक, आपको समझ में आया? अब यहाँ पे आप कहोगे मैम ऐसे कितनी वर्षा होती है यहाँ पर इन वनों में, तो वो भी लिखनी पड़ेगी। तो आप बोलना औसत वर्षा होगी 250 सेंटीमीटर से अधिक। 250 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, ये होगी एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल, औसत तापमान। पच्चीस डिग्री सेल्सियस ये होगा। एवरेज टेम्परेचर। मुख्य वृक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी व बोनी।
ये है, ठीक है। सिनकोना, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, कोकोनट, बैम्बू, कोकोनट हो गया, बैम्बू हो गया, महोगनी हो गया, एंड अबोनी। ये है, ठीक है। ये किस किस स्टेट में आपको मिलेंगे सदाबहार वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। तो असम, केरला, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। आपकी इंडियन ज्योग्राफी होने वाली है, बस खत्म, थोड़े से चैप्टर रह गए। असम, केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, देखो, ये देखो, ये है सदाबहार वन। ऐसे मिलेंगे, ग्रीन ग्रीन, कोई पत्ता सूखा नहीं, कुछ नहीं, इस टाइप से मिलेंगे आपको, ठीक। भूमि कालरा, मैंने वॉकिंग ट्री नहीं लिखी। विजय पासवान जी, भाई बताइए क्या गलत लिख दिया मैंने। जी बताइए। हाँ जी, ये देखिए आपने, कोई पत्ता सूखा नहीं, सब आपको अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो है पर्णपाती वन, पर्णपाती वन को पता क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम मानसून वन या पतझड़ वन है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मैंने दिखाया था ना, देखो आप खुद ध्यान दें, ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर ये वन पाए जा रहे हैं। पर्णपाती वन पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पर्णपाती वन देखने को मिल रहे हैं। पर्णपाती वनों में जो वर्षा होगी वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होगी, सदाबहार वनों में ज्यादा होगी। इसके जो मुख्य वृक्ष हैं, साल, सागौन, शीशम, तीनों के नाम सा से ही शुरू हैं। साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। चंदन के वृक्ष आपको, चंदन के वृक्ष किस वृक्ष के उदाहरण है, कौन से वनों की उदाहरण है, इस तरीके से एग्जाम में आता है कि चंदन के वन एग्जाम्पल है सदाबहार वन के, पर्णपाती वन के, कांटेदार वन के। तो टिक करके आना पड़ेगा। चंदन के वृक्ष आपको कौन से स्टेट में मिलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है, पहली बार। ठीक है। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट। इन इंडिया। ठीक। अन्य नाम क्या है? मानसून वन और पतझड़ वन। मॉनसून वन और पतझड़ वन, मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है। वार्षिक वर्षा। रेनफॉल। 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। ये इतने के बीच में जो है रेनफॉल होगी। मुख्य वृक्ष। साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। ठीक है बच्चों, ये जरूर याद रखना है कि तीनों नाम से हैं, साल, सागौन, शीशम, चंदन व आम। साल, टीक, रोजवुड, सैंडलवुड और मैंगो। बस ये हो गया। ठीक है। ये आपको किस किन स्टेट में मिलेंगे, अब ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। विस्तार क्षेत्र। झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर ऑन।
पूर्वी ढाल पर, तो उसकी स्पेलिंग होगी ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ, ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ, on the eastern slope of the western घाट। ठीक। और भाबर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भाबर और तराई क्षेत्रों में, भाबर और तराई क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। In the northeast region of India, and Bhabar and Tarai areas, बस हो गया है ना। अब आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ये और लिख लो। कल ना मेरी तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं हुई थी। जी राजू सागर भाई, सनी, मनीषा, ठीक है जी, समझ में आया। किस किस स्टेट में मिलेंगे, चंदन के वृक्ष किसके वृक्ष के उदाहरण है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से वृक्ष उदाहरण है, तो साल, सागौन, शीशम, चंदन में आम, ऐसे करके आएगा। अब आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सत्तर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसमें इतनी वर्षा होगी, आप सबकी वर्षा अलग अलग चेक करो, सब में कितनी कितनी वर्षा बताई है मैंने, है ना। सदाबहार मैंने अलग बताई है। इसके मुख्य वृक्ष, मेजर ट्रीज, नीम, पलास, महुआ व अमलतास। नीम, पलास, महुआ व अमलतास। ये ठीक है, नीम, पलाश, ये हो गया, महुआ और अमलतास। ओके, मतलब इसके वृक्ष आपको दिमाग में बैठा लोगे कि अच्छा मैम पर्णपाती वन, जरा बताना सदाबहार वन कौन से,
सिनकोना, रबर, नारियल, बांस, महोगनी, अबोनी, है ना ये वाले ना। पर्णपाती वन कौन से? साल, सागौन, शीशम, चंदन में आम। शुष्क वन कौन से? नीम, पलास, महुआ, वह मलतास। अलग अलग याद करने वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऐसे लगते हैं लिखने में कि हाँ, लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं, पता चले तुम किसी किसी में मिक्स कर आओ। दिमाग से याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। यही चीजें गलती हो जाती हैं, बाकी तो सब सही रहते हैं और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम ये सोचो दुनिया भर के, ना ना ना। किन किन स्टेट में ये पाए जाते हैं ये वाले वृक्ष? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। या ठीक है। पर्णपाती वन दिखाऊं? ऐसे मिलेंगे, देख लो सब में कितने अलग चेंजेस है ना, हर चीज में। हर वेजिटेशन आपको बदली हुई नजर आएगी। जी। चंदन मेरे प्यारे भाई, मेरी बात तो सुनो मेरे प्यारे से भाई। एक बच्चा कह रहा है, अरे 2-4 दिन की बात है, कोई लड़की मिल गई तो मैं शाम 5 बजे ही टाइमिंग रख लूंगी। मैंने आपको बताया तो है, मेरी बेटी को पकड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा, फिर अभी परेशान करेगी आपको तो क्या फायदा, अच्छे लगेगा? फिर आप कहोगे अरे मैम फिर बच्चा परेशान कर रहा है ना। ये है। चंदन मेरे भाई, आपसे ही रिक्वेस्ट है, आप इतना परेशान मत हो। 2-4 दिन बाद जैसे ही लड़की कोई मिलती है मैं चेंज कर दूंगी, शाम को यही टाइम रख लूंगी 5 बजे। ओके? पक्का वाला प्रॉमिस। मिलने तो दो भाई, है मिलने तो। तुम दुआ करो ना मैम की बेटी को संभालने के लिए कोई मिल जाए अच्छे से। पैसे देने के बाद भी नहीं मिलते, पता है आपको? हाँ। शुष्कवन देखो ऐसे होते हैं, देखे? हम्म। हाँ आधे। ये कुछ बच्चे ना मुझे बड़े तंग करते हैं क्लास की टाइमिंग को लेकर। चलो, अब बात करते हैं मरुस्थलीय वन। चंदन नाम का एक बच्चा है, भैया कुछ तो बड़े मरुस्थलीय वन। तुम्हें अब किसी की फीलिंग्स नहीं समझ में आती, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं भाई, भैया बैच में। ना भैया, दुनिया आर से पार हो जाए हम तो यही करेंगे, हम न माने किसी की बात, ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। चलो यहाँ पर मरुस्थलीय वन कैसे होंगे? रेत देखा है? रेत में कोई वनस्पति उगती हुई देखी है? शुष्क एरिया होगा भैया, वर्षा नहीं मिल रही उन्हें। वर्षा नहीं मिल रही तो पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? वहां पे जहाँ वर्षा नहीं होती वहां पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। सूखी सी भूमि होगी, कांटेदार वन उगेंगे। कांटेदार जैसे बबूल हो गया, बेर हो गया, नागफनी, खेर, खेजड़ी, ये सब। हरी भरी भूमि कहाँ नजर आती है? तो ये सब है। औसत वर्षा अगर कहने लगे कितनी सेंटीमीटर हो रही है, ये याद करना है। पचास सेंटीमीटर से भी कम। लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये अन्य नाम उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। क्या नाम है इसका?
ओके, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। लिखा। मुख्य वृक्ष, मेजर ट्रीज, बबूल, बेर, जंगली खजूर के ताड़, क्या क्या हो गया, बबूल हो गया, बेर हो गया, जंगली खजूर के ताड़ हो गया, नागफनी, खैर व खेजड़ी। नागफनी, खैर व खेजड़ी, है ना। बबूल हो गया, बेर हो गया, वाइल्ड डेट पाम हो गई, लिखा सबने, वाइल्ड डेट पाम, केक्टस, केक्टस, खे, खेर और खेजड़ी। बच्चों कौन से स्टेट में पाए जा रहे हैं? राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, और गुजरात। हम्म। कांटेदार वन देख लेते हैं अब। देखो सबकी वैरायटी कितनी अलग है, सब कितने अलग लगते हैं देखने में। देखना जरा कैसे लग रहे हैं, ऐसे मिलते हैं पता है। देखो,
हो गया। कोई इसमें गिर जाए तो क्या होगा भाई, देख लो क्या होगा। चलो अब पढ़ेंगे डेल्टा आई वन। अन्य नाम मैंग्रोव, दलदली व ज्वारी वन। ठीक है, नाम याद करो पहले, क्या नाम है। समझ में आया। विस्तार ये मिलेंगे कहाँ पर। ये नदियों के डेल्टा और दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। याद रखना, डेल्टा में उगेंगे, मध्य भारत में नहीं उगेंगे। जहां नदियां अपना डेल्टा, डेल्टा कौन बनाती है, बंगाल की खाड़ी में नदियां जो जेल गिराती है वही तो डेल्टा का निर्माण करती है। तो वही नदियां यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा में ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये ध्यान रखना, इन नदियों के डेल्टा और दलदली। दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। ये आपको ध्यान रखना है। डेवलप्स डेल्टाइक फॉरेस्ट, गोदावरी, कृष्णा, एक लाइन और है, सुंदरवन डेल्टाई वनों के बहुत अच्छे उदाहरण है।
बाकी ना अब कल कराऊंगी। डेल्टा वन और देख लो, पर्वतीय वन कल करवाऊंगी। ये है डेल्टा वन। इनकी जड़ें ना ऊपर की ओर दिखाई देती हैं बच्चों। चिराग कह रहे हैं मैम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी अर्ली मॉर्निंग। अब क्या करूं, मजबूरी में तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दिक्कत मेरे को भी बहुत ज़्यादा है ना, फिर तुम्हारी क्लास भी वो होंगी, तुम कहोगे मैम, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, यही सब चीज़ें हैं, है ना। तुम भी, तुम सब भी मेरे भरोसे ही हो। तो मैं थोड़ा ना, जब तक कोई लड़की नहीं मिलती जब तक चलेगा, जब लड़की मिल जाएगी तो अपना ठीक है। एनिमल। थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस क्लास। जी जी, अब आप बता दो। हाँ। बताओ।
बच्चों नमस्ते, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बताइए, मेरी आवाज़ अब तक आ रही है क्या? एकता हेलो। राधे राधे। पीयूष भाई राधे राधे। मैं अच्छा हूँ रोहित भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अवनी गुड इवनिंग, जोनी गुड इवनिंग, दीपू मौर्य राधे राधे। चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में हर्षिता, मैं ठीक हूँ भाई, सब बढ़िया है। शुभम भाई, प्रिया, अर्चना, सभी को नमस्ते, सब बढ़िया है। पिछले क्लास में हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे थे और डी ब्लॉक में हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। आज की जो क्लास है उसमें मैं डी ब्लॉक को पहले पूरा करूँगा और डी ब्लॉक को पूरा करने के बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। आवाज़ अभी आएगी भाई, आवाज़ आएगी। अभी शुरू कर रहे हैं ना, अभी आवाज़ आएगी। अभी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कोपर तक हो गया था शुभम भाई, कोपर तक हो गया था ना? ठीक है, कोपर से आगे चलते हैं। कोपर तक हो गया था, कोपर से आगे चलते हैं। हाँ, प्रैक्टिस कराएंगे एक बार। एक बार जो है इसको पढ़ लेंगे ना, तो आगे पढ़ेंगे। तो मेरी इंस्टा आईडी नहीं है भाई, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, कोई बच्चा पूछ रहा है। अच्छा, अंकित भाई कह रहे हैं आपसे शिकायत है जय हिंद नहीं बोलते। वैसे तो जय हिंद बोलने में कोई तकलीफ नहीं, जय हिंद भाई, लेकिन शब्दों से कोई मतलब नहीं होता, बात भावनाओं की होती है। जब भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, शब्दों का कोई अर्थ मेरे भाई नहीं होता। खैर, इन बातों से अपना क्या लेना देना है, हमें तो पढ़ना है और पढ़ के आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कोपर पढ़ा था, कोपर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा नाम अमित है, चलते हैं आगे, है ना? ठीक है, चलिए, आइए। आप लोगों कुछ का कुछ कहने लगते हैं, आपको कुछ बात भी कहूँ तो आप कुछ भी कहने लगते हैं। तो उससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चांदी पर आएंगे। चांदी जिसे सिल्वर कहते हैं, वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एजी अर्जेंटम होता है। अर्जेंटम होता है चांदी, एजी। और एजी की बड़ी भूमिका है, एजी की भारतीय समाज में बड़ी भूमिका है, ठीक है। एजी हमारे परिवारों में भी बड़ा महत्व रखता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एजी एजी अटॉर्नी जनरल की बड़ी भूमिका है। आर्टिकल 76 में जब जाएंगे तो अटॉर्नी जनरल की बड़ी भूमिका है। खैर, चांदी की बात करें, सिल्वर की। चांदी की अच्छी बात क्या है आपको देखनी है कि चांदी गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। सबसे अच्छा सुचालक का मतलब क्या होता है? इसमें जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है,
तो उसमें आराम से बह जाती है, अवरोध कम होता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस कम होती है। सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसका मतलब होता है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम होती है। ये तो बात हो गई किसकी। अच्छा, कॉपर के बारे में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। चांदी के बाद अगला लेते हैं कॉपर। कॉपर, जब कॉपर की बात होती है तो Cu से इसे दर्शाते हैं। कॉपर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि मानव ने सबसे पहले, मानव द्वारा, मैंने मुझे लगा कल बता दिया था, प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है। इंसान ने जो सबसे पहले प्रयोग किया वो कॉपर था, सबसे पहले जो प्रयोग किया कॉपर था। फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, ये कॉपर के बारे में। वैसे इसके जो और्स हैं और जो इसके मिश्र धातु हैं वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। और कॉपर से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा सोना, गोल्ड। लिखते चलें, बातों पर ध्यान ना दें। गोल्ड, वैसे इसे ओरम बोलते हैं, ओरम, इसीलिए इसे एयू से दर्शाते हैं। हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो ओरम है। ओरम की वजह से मतलब चमकने वाला, एयू। ओरम की सबसे खास बात, गोल्ड की सबसे खास बात क्या होती है, ज्वेलरी वगैरह तो सब आपको पता ही है। सबसे खास बात होती है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। डक्टिलिटी, तन्यता, तन्यता इसकी सर्वाधिक होती है। तन्यता सर्वाधिक होने का मतलब क्या है, कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसे खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता हो। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल की वो क्वालिटी, किसी भी मेटल का वो गुण जिससे खींचकर तार बनाए जा सकते हो, खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ये आज आप देखेंगे आज के क्लास में। ये सोने की बात हो गई। आगे चलेंगे हम लोग, एक धातु आती है कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम। कैडमियम की खास बात होती है कि ये विषैली होती है। कैडमियम की खास बात होती है, विषैली होती है, टॉक्सिक होती है। एक धातु आती है जिंक, मेटल जिंक, जिसे जस्ता बोलते हैं, जिंक या जस्ता। इसका प्रयोग जो करते हैं जिंक का, गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यशद लेपन बोलते हैं। लोहे के ऊपर परत चढ़ाते हैं ताकि जंग ना लगे, लोहे के ऊपर परत, ताकि कोरोजन ना हो उसका, ताकि उस पर उसका कोरोजन ना हो, उसका क्षरण ना हो, कोरोजन ना हो। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसका कोरोजन ना हो, ठीक है। तो गोल्ड की बात हुई, कैडमियम की बात हुई, जिंक की बात हुई, लोहे पर आते हैं। आयरन, आयरन जो है, इसे उद्योगों की जननी कहते हैं भाई, उद्योगों की जननी। उद्योगों की जननी मतलब मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कहा जाता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, बगैर लोहे के चलना बड़ा मुश्किल है, बगैर लोहे के चलना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि भाई
लोहा जो है किसी भी मशीनरी को बनाने के लिए सबसे बुनियादी फंडामेंटल मेटल है, इसीलिए इसे उद्योगों की जननी कहते हैं। सर लोहे के अगर लोहे में जंग लगता है, जब लोहे में जो जंग लगता है वायु से, या आप ऐसा कह दें कि थोड़ा सा साफ लिखें, जंग लगने पर इसका वजन बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे घटता होगा, जंग लगने पर इसका वजन बढ़ता है। आफ्टर रस्टिंग, जंग लगने पर इसका वजन बढ़ जाता है, जंग लगने पर इसका वजन बढ़ा जाता है। ठीक है सर, जंग लगने पर इसका वजन बढ़ जाता है। अगली बात, अगली बात कहेंगे, इसके जो अयस्क होते हैं, मुख्य अयस्क 4 हैं, और जो कहते हैं इसके मुख्य 4 अयस्क हैं। पहला सिडेराइट, बहुत खास है सिडेराइट। हेमेटाइट, लियोनाइट, अयस्क क्या होता है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क होता है जिसमें से धातु निकाली जाती है। जब अयस्क की बात करते हैं, और की बात करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि इससे धातु को निकाला जाता है, मेटल को इसमें से निकाला जाता है। जिस अयस्क में से आसानी से निकाला जा सके, जिस अयस्क में से आसानी से निकाला जा सके, अयस्क में से आसानी से निकाला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अयस्क कहते हैं। मतलब जिस ओर में से आसानी से मिनरल निकाला जा सकता है, उसे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण ओर कहते हैं उस मेटल का। ऐसे तो देखिए कि कितने सारे अयस्क हो सकते हैं, कितने सारे और हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। सुमित बार बार कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, आपसे निवेदन है। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नुकसान हो, किसी का भी कोई भी नुकसान हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, मन से ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप प्लीज बातों को समझो, है ना। तो ये बात हो गई, जंग लगने पर इसका वजन बढ़ता है, ये बात खास है, इसे उद्योगों की जननी कहते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत खास है, वो ये है कि ये वास्तव में तो मुलायम होता है, वास्तव में तो ये मुलायम होता है, वास्तव में तो मुलायम होता है। इसको मजबूती देने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। इसको, इसकी मजबूती के लिए, यह सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, इसमें कार्बन की, या कार्बन को मिलाया जाता है, कार्बन को मिलाया जाता है। इसकी मजबूती के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। अच्छा ठीक है, एक बार और बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको लिख देते हैं अंग्रेजी में, 1 सेकंड में बता देते हैं, रुक जाइए। आयरन की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम इसमें कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, एक लोहे की बात कर रहे हो या एस की, मैं ये कह रहा हूं, जिन बच्चों को तकलीफ आ रही है वो यहां समझ लें। अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा
ये तो हुआ मिनरल, ये हुआ अयस्क और कहते हैं, और एक हुआ आपका धातु। धातु मेटल या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल। अब ध्यान से सुनना भाई, 1 मिनट के लिए समझना। कोरोजन का मतलब संक्षरण होना, उसका डिके होना। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है वो ध्यान से सुनना कि जो आपकी नेचर है ना, इस नेचर में कोई भी एलिमेंट, जो अभी तक आपके पास 118 एलिमेंट है ना, जो आपने पीरियोडिक टेबल में देखे, इनमें से कोई भी एलिमेंट या तो आपको फ्री मुक्त अवस्था में मिलता है, और या आपको कंबाइंड, कंबाइंड मतलब किसी के साथ संयुक्त अवस्था में मिलता है। या तो अकेला बैठा हुआ मिलेगा, या किसी के साथ वो रिएक्शन करके मिलेगा। जैसे सोना है, सोने की खास बात क्या है, उसकी रिएक्शन करने की ताकत कम है, दूसरे के साथ मिलने जुलने की ताकत कम है, तो ये आपको फ्री अवस्था में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कॉपर की बात करूं, कॉपर की बात करूं, या कॉपर के साथ साथ मैं जिंक की बात करूं, या अन्य किसी की बात करूं, इनकी रिएक्शन करने की ताकत ज्यादा होती है, तो ये किसी ना किसी कंबाइंड अवस्था में मिलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एक जैसी धातु है, धातु एक जगह मिल जाती है, तो उसमें तो कई प्रकार के एलिमेंट, कई प्रकार की धातु एक जगह आ गई। इसे हम अयस्क कहते हैं, इसमें हम अयस्क कहते हैं। हो सकता है कि इसमें अधिकतर मात्रा जो है वो कॉपर की हो सकता है इन सारी के सारी जितनी भी मिली हुई चीजें हैं, इनमें अधिकतर मात्रा किसकी हो, कॉपर की हो। तो इसे कॉपर का अयस्क कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे कॉपर का अयस्क कहेंगे, कॉपर का अयस्क कहेंगे। एक बच्चा कह रहा है भैया आपने तांबे में लिखवाया था, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है, और सेम चीज कॉपर में भी लिखी है। भैया कॉपर को ही तांबा कहते हैं, कॉपर को ही तांबा कहते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा कि कॉपर, हाँ हम कह रहे थे पूरा एस, सारी धातु एक जगह मिल गई, मिक्स हो गई, ये मिक्स सब्जी की तरह है। लेकिन इसमें आलू की मात्रा ज्यादा हो गई। आलू की अगर मात्रा ज्यादा होगी, आलू आलू दिख रहा है, तो उसमें से आलू छांटना आसान है, इसीलिए कहेंगे कॉपर का क्या है, ये कॉपर का ओर होता है, ये कॉपर का ओर होता है, ठीक है, समझ गए। तो हम कहें कि धरती में से जो खोदे जाते हैं वो सारे खनिज होते हैं, लेकिन लेकिन जिन खनिजों में से धातु निकालना आसान होता है, उनको ओर बोलते हैं, ओर बोलते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। बात चलूं आगे भाई, बताना एक बार, यहां से आगे चलूं क्या, एक बार बता दो। आपको समझ में आई ये बात? भाई एक बार बता दो प्लीज, जिसको कंफ्यूजन था ऊपर। अर्थ में से, अर्थ की जो आपकी क्रस्ट है, उसमें से जो निकाला जाता है उसे हम लोग मिनरल कहते हैं। कई सारे मिनरल एक जगह आकर मिक्स हो जाते हैं, उनमें से अगर किसी मिनरल को निकालना आसान हो, उसे ही हम लोग और बोलते हैं, उसे ही हम लोग और बोलते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है जो बहुत लंबा चैप्टर था, ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसे मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल कहा जाता है। चलिए अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो लगाएंगे अब हम लोग लगभग लगभग अपनी 75% जो केमिस्ट्री है वो पूरा कर चुके हैं, ठीक है, 75% जो केमिस्ट्री है वो पूरा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए सर नए चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर ने बहुत एनर्जी लगाई है, आपकी भी और मेरी भी। तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। दरअसल चैप्टर इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि एक चैप्टर में से निकल के दूसरे चैप्टर में आसानी से घुसा जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई, तो पीरियोडिक टेबल से निकलते ही ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश की गई कि ताकि आप तुरंत एलिमेंट पढ़ना शुरू कर दो। अब आपने सारे एलिमेंट को लगभग देखा है, लगभग अधिकतर एलिमेंट को आपने देखा जो खास खास थे।
अब उन एलिमेंट में हम ये देखेंगे इसमें से मेटल और नॉन मेटल किसे कहा जाएगा, मेटल और नॉन मेटल किसे कहा जाएगा। चुपचाप होकर थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है। चलिए चलिए सर, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। अगर आप अपना पीवाईक्यू भी देखेंगे तो अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ना उसमें से पीवाईक्यू कराएंगे मेरे भाई बच्चे। पीवाईक्यू कल ही कराएंगे, कल तो क्लास की छुट्टी रहेगी, परसों आते ही आपको सारे पीवाईक्यू करा देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? हम तो चाहते हैं, हमारी तो सबसे पहली कोशिश ही ये है कि हम आपको पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा कराएं। ठीक है भाई, हमारा क्या नुकसान है। चलिए, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। आपको धातु अधातु पढ़ने जाएंगे तो हम पहले पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण। इस चैप्टर का रूपरेखा बना रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी या प्रॉपर्टी कहें क्वालिटी कहें एक ही बात हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक गुण, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अयस्क, महत्वपूर्ण अयस्क पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट और पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं, महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं। ध्यान देना, बहुत खास चैप्टर है, बहुत खास चैप्टर है। ये सारी बातें, ये सारी बातें हमें इसमें पढ़नी होंगी। चलिए ठीक है, तो धातु के पहले भौतिक गुणों पर चलते हैं सबसे पहले। चलो, कुछ बच्चों का सवाल ये रहता है जब धातु पढ़ने जाते हैं ना, मेटल, हेडिंग डालेंगे मेटल। जो बच्चे नए हैं वो यहां से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई कल बच्चे कह रहे थे ना कि भैया हमारी पहली क्लास है, कि आप करें ना करें, तो यहां से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। सुनो, वैसे तो शुरू से देख के आओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं उनको ये बात समझ में भी आ रही होगी कि कैसे एक चैप्टर की दूसरे चैप्टर से कनेक्टिविटी बनाई गई है, और आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, सर अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, धातु की अगर हम डेफिनेशन बनाएं, तो क्या कोई इसकी एक परिभाषा बन सकती है? सर मेटल की कोई एक डेफिनेशन नहीं बन सकती, कोई एक डेफिनेशन, कोई एक डेफिनेशन नहीं बन सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसे गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, तो लिखें लिखें धातुओं के भौतिक गुण, ये आपकी हेडिंग बनेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही आप किसी मेटल को समझोगे। डेफिनेशन बना पाना इसका उतना आसान नहीं, या कहेंगे कि बनाई नहीं जाती है, बनाने को तो बना देंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसे आप समझोगे। ठीक है सर, लिखिए, पहला लिखेंगे। सर कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ नहीं छूटा है भाई, कुछ नहीं छूटा, पहला लिखें, पहले पहले। भौतिक अवस्था, धातुओं की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, धातुओं की भौतिक अवस्था। क्या लिखेंगे फिजिकल स्टेट में? ऐसे लिखते चलेंगे। मैं इसके लिए ऐसा करता हूं कि एक सारणी बनाता हूं।
थोड़ा सा ये एक भाई सारणी बना रहा हूँ ना, रुक जाना। ऐसे लिख रखा है, कोई चिंता, इसको छेड़ना मत तुम। ऐसा मत सोचना कि हमारा गलत करवा दिया है। ठीक है, मैं एक सारणी बनाने के चक्कर में हूँ। तो धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुण ऐसे बना लेंगे ताकि एक ही सारणी में कंप्लीट हो जाएगा। एक ही सारणी में कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसे बनाएंगे हम इसको। ठीक है, और कैसे बनाते चलेंगे, इधर देखेंगे हम लोग गुण या प्रॉपर्टी, यहां लिखेंगे गुण या प्रॉपर्टी, इधर लिखेंगे गुण या प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, वो बना सकते हैं आप एक्स्ट्रा डेफिनेशन, पर हम उसको केमिकल गुणों में लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे धातु, मेटल्स, बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा बात हो जाए। नॉन मेटल, चलिए जी पहला गुण लेते हैं। जब आप पहला गुण लोगे तो आप कहोगे इसकी भौतिक अवस्था कैसी है सर, इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, मतलब ये इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। जब आप शुरू में पढ़ने आए थे, पहली क्लास जब आपकी थी, तो पहली क्लास में पढ़ाएंगे आगे, पहली क्लास में आपने ये पढ़ा था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपने ठोस पढ़ा, गैस पढ़ा, द्रव पढ़ा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ा, और साथ ही साथ आपने पढ़ा था प्लाज्मा। तो ये पूछ रहा है उन 5 अवस्थाओं में से धातु कैसी होती हैं, तो हमने इसमें बताया कि धातु सामान्यतः ठोस होती हैं, धातु सामान्यतः सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन एक अपवाद है, लिखते चलना बच्चों, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो पारा है जिसे मरकरी कहते हैं, दोनों भाषाओं में हम थोड़ा मिक्स करके लिखेंगे। पारा जो है वह कमरे के ताप पर द्रव होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, पारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। देखिए ध्यान से समझिए कि धातुएं जो होती हैं वास्तव में ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा है इसका एक्सेप्शन है, पारा जो है इसका एक्सेप्शन है, जो कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर, ये किस अवस्था में होता है, ये पारा जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है। पेपर ये पूछेगा, मरकरी के बारे में पेपर ये पूछेगा, ऐसी कौन सी धातु है, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड अवस्था में दिखाई देता है, आपको रूम टेम्परेचर पर द्रव बहने की स्थिति में दिखाई देता है, ऐसी कौन सी धातु है। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसीलिए इससे सवाल पूछा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अधातुओं पर आएंगे तो तीनों ही अवस्थाओं में मिलती हैं। अगर आप अधातुओं पर आते हैं तो अधातु तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं, तीनों अवस्थाएं, अधातुएं तीनों स्टेजेस में देखने को मिलती है, तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलती है। पहली, अगर हम ठोस की बात करें, ठोस की बात करें, सॉलिड की बात करें, तो सर आयोडीन एक प्रकार की अधातु है, आपने पढ़कर आए हैं नमक वगैरह में, आयोडीन एक प्रकार की क्या है, अधातु है, जो ठोस है, जो ठोस में मिलती है। ठीक है, तीसरी बात, द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, सर लिक्विड की बात करेंगे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन बहुत खास आप पीछे पढ़कर आए हैं, तीक्ष्ण गंध होती है, ब्रोमोस से बना है, तो जो द्रव है द्रव में मिलता है। सर गैस की बात करें, गैस की बात करें, नाइट्रोजन की बात कर लो, आर्गन की बात कर लो, आर्गन तो खैर एक प्रकार की नोबेल गैस हो गई, लेकिन आप जो है हाइड्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, क्लोरीन की बात करो, तो किस अवस्था मिलता है, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, किस अवस्था मिलता है, तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है। तो सवाल क्या बना कि अधातुएं जो होती हैं वो
तीनों स्टेजेस में देखने को मिलती है, तीनों स्टेजेस में देखने को मिलती है। जो नॉन मेटल होती है वो तीनों स्टेजेस में देखने को मिलती है, और जो मेटल होती है वो ठोस में दिखाई देती है। तो पहला गुण अगर हम देखें कि धातु या अधातु की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो हमने बताया सर पारा इधर इसका एक्सेप्शन है। और ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, पेपर तुमसे सवाल पूछेगा ऐसी कौन सी अधातु है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर आपको द्रव अवस्था में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो हम बताएंगे कि लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन मिलता है। यहां जब याद करोगे तो यहां तो पारे को याद करोगे, और जब यहां याद करोगे यहां ब्रोमीन को याद करोगे। ज्यादा जो मतलब बच्चे होते हैं जो ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो क्या करता है, ऊपर लिख देता है धातु और नीचे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा आपका नॉन मेटल का, क्योंकि उसको पता है कि इतना आसान सवाल है, हर बच्चे को याद है। आसान सवाल को परीक्षक कंफ्यूज करा के गलत कराता है। ये सभी परीक्षकों की ये बात है। ठीक है भाई, एक बात होगी ठोस अवस्था में, या इधर की बात करेंगे तो हम जो है तीनों की बात क्लियर, एक बात क्लियर है। दूसरी फिजिकल स्टेट लेंगे, बताते चलना बात क्लियर है क्या। दूसरी हार्डनेस, कठोरता, कठोरता या हार्डनेस, हार्डनेस या कठोरता। ठीक है सर, इधर लिख रहे हैं धातु और इधर लिखेंगे अधातु। मेटल, नॉन मेटल, अधातु लिखें। पहली बात क्या है, पहली बात सर धातुएं ज्यादा कठोर होती हैं, धातुएं ज्यादा कठोर होती है, सख्त ज्यादा होती हैं, मजबूत ज्यादा होती हैं, लेकिन तो कहेंगे कठोरता अधिक होती है, अधिक। क्या कोई बता सकता है कि कोई ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? क्या कोई धातु ऐसी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? कोई बच्चा बता सकता है, क्लास में पढ़ा है क्या? लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं। क्या है सर? सर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, गैलियम ऐसी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, कैन बी कट बाय नाइफ, को चाकू से काटा जा सकता है। अर्थात ये मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए इससे सवाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक प्रकार का अपवाद है। वैसे तो धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, गैलियम की बात करेंगे, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। सर नॉन मेटल की बात करेंगे तो इनकी कठोरता कम होती है, हार्डनेस कम होती है, कठोरता या हार्डनेस कम होती है सर। अच्छा ठीक है, लेकिन सर दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ जो है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो हीरा है, वो हीरा भी अपने आप में एक नॉन मेटल है। एक्सेप्शन क्या हुआ? अपवाद क्या हुआ? अपवाद अगर देखोगे तो दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ, हार्डेस्ट मैटर, कठोरतम पदार्थ हीरा एक अधातु है। हीरा एक अधातु है, हीरा एक अधातु है। ठीक है, डायमंड की जब हम बात करेंगे, वैसे तो कठोरता इसकी कम होती है, अगर हम देखेंगे तो इसकी कठोरता कम होती है, लेकिन हीरा जो है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जो इसका एक अपवाद है। कठोरता की बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात लेंगे, अगली बात लेंगे, चौथी। एक होता है मेटेलिक लस्टर बोलते हैं उसको, धात्विक चमक, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर।
धात्विक चमक, धातुओं में एक चमक होती है, जब उसे देखते हैं तो उसमें एक चमक होती है। कैसे चमक होती है कि सोने को देखोगे तो चमक दिखाई देती है, चांदी को देखोगे तो चमक दिखाई देती है, ठीक है सर, एल्यूमिनियम को देखोगे तो चमक दिखाई देती है। तो उसमें मेटेलिक लस्टर होता है, धातुओं में चमक दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। तो इसमें कहेंगे चमक या शाइनिंग ज्यादा होती है, शाइनिंग ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम यहां की बात करेंगे, यहां की बात करेंगे, तो यहां खास बात क्या है, ये कहता है कि इसमें चमक नहीं होती है, इसमें चमक या शाइनिंग नहीं होती है, चमक या शाइनिंग नहीं होती है। उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी जो ये आपका नॉन मेटल है ना, इसमें आयोडीन में चमक दिखती है, उसके बावजूद भी आयोडीन चमकीला है। हीरा भी चमकीला है, हालांकि हीरा जो चमकीला होता है, हीरे के चमकीले होने का कारण प्रकृति में हीरा चमकीला नहीं होता। आपके सामने अगर पड़ा होगा, आपको हीरा दिखाई नहीं देगा, ग्रेफाइट में चमक होती है, आपको दिखाई नहीं देगा। हीरे में चमक होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, उसमें दिए गए, उसको काटे गए जो एंगल बनाए जाते हैं, जब उसमें एक बार लाइट चली जाती है तो फिर उसमें से बाहर नहीं निकल पाती है, नहीं निकल पाती है, इस वजह से उसमें चमक होती है। लेकिन हमने कहा कि आयोडीन में शाइनिंग होती है, ये इसका क्या है, ये इसका भाई एक अपवाद है, ये इसका एक अपवाद है। बात क्लियर हो रही है? अगला चौथा लिखते हैं, चौथा लिखते हैं। अगर हम धातुओं की ही बात करें धातुओं की बात करें तो डेंसिटी, घनत्व, घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, पारा, पारा अपवाद हो जाएगा, अपवाद है, पारे की डेंसिटी उतनी नहीं होती। और यहां कहेंगे कि इसका जो घनत्व होता है वो कम घनत्व होता है, डेंसिटी इसकी लो होती है, डेंसिटी इसकी लो होती है। लेकिन अगर हम हीरे की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, तो डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम लोग डायमंड, अपवाद क्या बताएं, डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, तो डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ये इसका अपवाद है, ये इसका अपवाद है, ठीक है। चलिए, 4 बातें हो गई, 5 बातें, 5 ही बात। डक्टिलिटी थोड़ी लिखा है पीछे कहीं, अभी नहीं लिखा है, तो लिखेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार बनाने की ताकत, खींचकर तार बनाने की ताकत को हम लोग तन्यता बोलते हैं, खींचकर तार बनाने की ताकत को हम तन्यता बोलते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ज्यादा होती है, हाई होती है, किसकी, मेटल की ज्यादा होती है या हाई होती है। सोने की सबसे ज्यादा, गोल्ड की मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक, गोल्ड की मैक्सिमम होती है। कितनी मैक्सिमम होती है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। 1 ग्राम सोने से, अभी पीछे भी आया था, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। डक्टिलिटी ज्यादा होती है, और इनकी डक्टिलिटी कम होती है, लो होती है, ठीक है सर। अगली बात, मेलिएबिलिटी, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी,
आराम से शांति से पढ़ के चलिए। भोजन भजन और अध्ययन, ऐसा कहते हैं लोग। भोजन भजन और अध्ययन तीनों काम शांति के होते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलिएबिलिटी का मतलब होता है भाई पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। अगर आप धातु को, मेटल को ऊपर से पीटोगे तो वो ऐसे फैलती शुरू हो जाएगी, फैलती शुरू हो जाएगी। जैसे हथौड़े से आपने लोहे को पीटा, लोहे को पीटा, लोहे को पीटते गए, तो क्या होगा? ये ऐसे फैलती चली जाएगी। हाँ, रोटी से जैसे सिल्वर में लपेटते हैं। तो आघात वर्गता यानी कि क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, इसकी हाई होती है। आघात वर्ध्यता हाई होती है। एग्जाम्पल, इससे हम क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम के फॉइल बनाते हैं। रोटी लपेटने का जो आप पेपर होता है ना, रोटी लपेटने का, तो एल्यूमिनियम फॉइल की बात हो, चाहे बर्तन की बात हो, बर्तन की बात हो, तो इससे हम चादरें बना सकते हैं। जबकि इसकी आघात वर्ध्यता जो होती है कम होती है। इसकी जो आघात वर्ध्यता होती है वो कम होती है। इसकी जो मेलिएबिलिटी होती है वो कम होती है। डायमंड के बाद क्या लिखा है? 1 ग्राम बता रहा हूं भाई, 10 ग्राम तो मैंने नहीं बताया। अगर गलती से बताया है तो चेक कर लेना, एक बार गलती से बताया होगा तो देख लेना। क्या कह रहे हो? डायमंड के बाद ग्रेफाइट लिखा है, ग्रेफाइट लिखा है भाई, है ना? तो मेलिएबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। अगली बात लिखे, सातवीं, सातवीं बात लिख रहे हैं। हाँ बोल दिया भाई, बता तो दिया। अगली बात लिख रहे हैं, कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उष्मा और विद्युत की चालकता। क्या लिखेंगे? उष्मा तथा विद्युत की चालकता, उष्मा तथा विद्युत की चालकता। क्या इसमें हीट आगे तेजी से बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? उष्मा तथा विद्युत की चालकता की बात कर रहे हैं, तो लिखें इसकी जो चालकता होती है ज्यादा होती है, हाई होती है। और चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है। चांदी गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चांदी गुड कंडक्टर होता है। हालांकि इसकी जो ये चालकता है इसकी कम होती है, ना के बराबर होती है। ये कुचालक होते हैं, ऐसा लिखना ज्यादा बेहतर होगा। अधातुएं कुचालक होती हैं या बैड कंडक्टर होती हैं, या बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन अपवाद ये है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। उष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। हाँ, लेड इसका अपवाद होता है, सही बात है। यहां अपवाद में लिखना चाहें तो अपवाद, इसका एक्सेप्शन जो है इसका लेड है, सीसा, वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है सर, बात ठीक है जी। आगे चलेंगे, 8वीं बात लिखेंगे। 8वीं बात लिखेंगे तो ध्वन्यता, सोनोरस या सोनो आर्यस, ध्वनि की आवाज। अगर इन्हें पीटोगे ठोकोगे, पीटोगे ठोकोगे तो इनसे ज्यादा आवाज आती है, टन टन ठन ठन टनाटन की आवाज आती है। तो ये ध्वनि में, इसमें धातु लिख रहे हैं, तो ये इसमें आवाज अधिक आती है, अधिक आती है। ठीक है, ज्यादा वॉइस आती है, उसको सोनोरस बोलते हैं, मतलब आवाज ज्यादा आती है। और इनमें ऐसा नहीं होता है, इन्हें आवाज नहीं आती है। तीसरी बात है
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद है गैलियम। पीछे आप पढ़कर आए हैं कि हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, हथेली पर रखने पर मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। गैलियम क्या है? इसका अपवाद है। अगर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका होता है? टंगस्टन का होता है। सर्वाधिक मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका है सर, टंगस्टन का है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता होती, पीरियोडिक टेबल नहीं पता होती, अब ये जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं कैसे कनेक्ट कर पाते? तो इनका निम्न होता है, लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता। कैसे कनेक्ट कर पाते? अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता होती तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर पाते? ये बात समझ के देखिए। इसीलिए पीरियोडिक टेबल के बाद ही धातु अधातु जो है ये सब पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है। हाँ, ये ऐसे, इसका मतलब नहीं होता है भाई, आवाज इसमें नहीं होती, इसलिए लिखा है। आघात वर्धनीयता आप गलत लिखे हो। अच्छा भाई, देख लेंगे भाई क्या सही है। आघात वर्ध्यता, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आघात वर्ध्यता या आघात वर्धनीयता, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ये हमारे भौतिक गुण हुए। इसके आपने धातु धातु चैप्टर पढ़ना शुरू किया, और जब आप धातु धातु पढ़ने के लिए निकले तो आपने इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बातें आपको मैंने बता दी। अब मंडे की जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में उस क्लास में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। वो आपके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं आती है। पारे की जगह गैलियम लिख, गैलियम भी होता है भाई, गैलियम भी होता है, क्योंकि उसका जो ये होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम। पारे का मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पारा तो भाई। पारा तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऊपर कोई बच्चा कह रहा है, मोहन, है ना भाई? तो ये बात हुई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मंडे की क्लास में? मंडे की क्लास में हम लोग आपको इसको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, रासायनिक गुण जो होंगे वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम लोग वहां से निकलेंगे मिश्र धातु पर। दो हुआ। मिश्र धातु पढ़ाने के बाद फिर आपको अम्ल और क्षार पढ़ाएंगे, और फिर आपको कार्बन के अपरूप इस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको केमिस्ट्री थोड़ी समझ में आने लगी होगी। अब हमारी कोशिश शायद कुछ सफल हो रही हो। हाँ सर, ये जो समझाए हैं कम समझ आया है, एक बार दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बार दोबारा देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो समझना पड़े। इंसानी दिमाग इतना तेज होता है। हाँ हाँ, कोई भी किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री हो वो आपके काम आएगी, काम आएगी। सीजीएल की हो या किसी और एग्जाम की हो, भौतिक गुण पूरे हो गए गिरधर, लगभग लगभग पूरे हो गए, ठीक है जी। तो अब बता दीजिए, किसी का एक एक बच्चे कोई सवाल है तो मैं पढ़ के बताऊं, एक दो मिनट आपकी बची हुई है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सर आ जाता है समझ में, भूल जाते हैं।
रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। एक ही तरीका है रिवीजन करने का। बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो चीज़ें आपको याद रहती हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आ रहा था, वो जो हा हुल्ला कर रहे थे, क्या उनको अब समझ में आ रहा है? हाँ, हमने कोशिश ये की है कि आपको ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि एक बार समझ लेंगे ना तो रट्टा कम मारना पड़ता है। हमारी अपनी कोशिश ये है, कोई टेक्निक याद करने की नहीं होती। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गरम करोगे बर्तन तो जल्दी गरम हो जाएगा, उसमें विद्युत का तार लगाओगे तो तेजी से उसमें से बह जाएगी विद्युत, तेजी से उसमें से बह जाएगी। पीपीटी से वन शॉट कराओ। पहले सिलेबस पूरा होने दो, पहले सिलेबस पूरा होने दो। कार्बन नहीं हुआ है, कार्बन होगा अभी। आपसे ज्यादा चिंता हमें है सिलेबस की। हम कोई नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ेंगे भला? जब हमें पढ़ाने की पूरी आज़ादी दी गई है, भरपूर अच्छे तरीके से पढ़ाने की आज़ादी दी गई है, तो हम क्यों छोड़ेंगे कोई चीज़ भाई? क्यों बेटा? कार्बन हम कोई नहीं छोड़ेंगे। हम तो अच्छे से पढ़ाएंगे जितना हम में ताकत है। हाँ, 10th क्लास तक की केमिस्ट्री, 10th क्लास में ये सब आता है। 10th क्लास में सब आता है। ज़्यादा दिन तक याद रहता है बार बार रिवाइज करने से। पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो पीवाईक्यू कराएंगे मंडे में, देख लीजिएगा कैसे पेपर आएगा। ठीक है। एक बार अपना पीवाईक्यू देखो तो आपको समझ में आ जाएंगे कितने सवाल हैं, कहाँ से सवाल आते हैं। चलिए। सोनोरस मीनिंग का मतलब ध्वन्यात्मक, ध्वनि, ध्वनि देता है। पीटोगे तो ध्वनि देता है, जैसे ये है ना, देखो आपको आवाज आ रही होगी, यही ध्वन्यात्मकता है, इसे ही ध्वन्यात्मकता कहते हैं। इसे ही ध्वन्यात्मकता कहते हैं। ठीक है। देखो आज आपको 5 मिनट दी हमने, 5 से भी ज्यादा मिनट दी। और देखिए कंप्लीट कब तक होगा? 10 क्लास से पहले ही हो जाएगा भाई। वुड लकड़ी नॉन मेटल है। आ, भाई नॉन मेटल से भी बाहर आएगा लकड़ी, रखने को रखेंगे। ये तो स्टील का बना है, क्रोमियम है। ये स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील है। क्रोमियम और निकेल मिलकर जो स्टील बनता है उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। चलें। चलिए। कुछ लोगों को हमने पहचान लिया है कि इनका जवाब नहीं देना है। इनको सिर्फ डिस्टर्ब करने से मतलब है। आप लिखते रहेंगे, लिखते रहिए। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी है। गलत बात का जवाब नहीं देंगे। अच्छी अच्छी बातें छात्र और शिक्षक के मध्य सभ्यता, सौम्यता को बनाए रखते हुए जो बातें होंगी सबका जवाब देंगे। ठीक है। चलिए तो चलें फिर। अब चला जाए। मुझे लगता है आपके मन अब शांत हो गया होगा।
आपका मन अब शांत हो गया होगा, क्योंकि आपको लगता है आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, हमारी तो सुनते नहीं हैं। ऑनलाइन की दुनिया में इस तरह का तो है ही। कितने चैप्टर हो गए हैं? मुझे लगता है 6-7 चैप्टर हमारे हो गए हैं। बड़ा चैप्टर था, क्योंकि चैप्टर के भीतर कई चैप्टर होते हैं। कल क्लास नहीं, कल क्लास नहीं। चलिए। पर्सनल बातों से आपको क्या मिलेगा बताइए? कोई मतलब नहीं है। चलिए, आज के लिए नमस्ते। हाँ जी, आज के लिए नमस्ते। खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत करिए।